Hello students, how are you? Today I am again back with a new topic, that is losses in three-phase induction motor and the efficiency part. Now, as you know about the three-phase induction motor, there are two types of losses. One is a constant loss and another is a variable loss. While talking about the constant loss, it is the iron loss. द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कांस्टेंट लॉस क्या होता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे। और जब भी हम कांस्टेंट लॉसेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ये हमेशा ओपन सर्किट टेस्ट से कैलकुलेट होते हैं ट्रांसफार्मर के। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ओपन सर्किट कर देते हैं लोड को, तो वहां पे करंट जीरो हो जाता है, और करंट जीरो होने से क्या होता है कि जो कॉपर लॉस है वो जीरो हो जाते हैं। तो कौन से लॉस बचे फिर? आयरन लॉस। तो कांस्टेंट लॉस अगर कैलकुलेट करने हैं आपने, तो कौन सा हम टेस्ट करेंगे? ओपन सर्किट टेस्ट, नो लोड टेस्ट बोला जाता है उसको। दूसरा है वेरिएबल लॉस। अगर मैं वेरिएबल लॉस की बात करूं, तो वेरिएबल लॉस जो कि वेरी करते रहते हैं। वाई? क्यों वेरी करते हैं? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोड वेरी करने से, लोड जब मैं आउटपुट पे लोड लगा देता हूं, लोड वेरी करने से करंट वेरी करेगा, और करंट वेरी करने से वेरिएबल लॉसेस वेरी करेंगे, क्योंकि वेरिएबल लॉसेस होते हैं कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस होते हैं करंट I2 स्केयर R2। अगर हम लोड की बात करें तो करंट पे डिपेंड करते हैं। ओके, जब करंट तो वेरी करेगा ही करेगा अगर आप लोड वेरी करेंगे। तो इस को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्योंकि जब आप आउटपुट को शॉर्ट कर देते हैं, जब आप आउटपुट को शॉर्ट कर देंगे तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। जब करंट मैक्सिमम होगा तो कॉपर लॉस मैक्सिमम हो जाएंगे। उस केस में आप कांस्टेंट लॉसेस इग्नोर कर देंगे, आयरन लॉसेस को इग्नोर कर देंगे। ये मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा था, जस्ट बेसिक्स पार्ट्स। अब मैं दोबारा आता हूं इस पे कांस्टेंट लॉसेस पे। तो मैं बता रहा था आयरन लॉसेस होते हैं। आयरन लॉसेस सबको पता है कि दो तरह के होते हैं, एक एडी करंट लॉस होते हैं, दूसरे हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट लॉस क्या होते हैं? जो कि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण जो करंट फ्लो करता है, उनको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम एडी करंट लॉस को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें लैमिनेशन करनी होगी कोर की। हमें लैमिनेशन करनी होगी किसकी? कोर की। जब हम कोर की लैमिनेशन कर देते हैं, तो उसका एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने से क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? सबको पता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर करंट कम हो रहा है तो मतलब एडी करंट कम हो रहे हैं, हम लॉसेस हमने कम कर दिए। अगर हिस्टैरिसीस की बात करें, सबको पता है हिस्टैरिसीस लॉसेस कैसे होते हैं। बीएच कर्व हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें जो हिस्टैरिसीस लॉस कैसे आते हैं, जब हम एच को इंक्रीज करते हैं तो बी बढ़ता है, बट जब बैक आते हैं तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स देनी पड़ती है, जो कि कोएर्सिव फोर्स है, उसमें रिटेंटिविटी रह जाती है। तो उस रिटेंटिविटी को कम करने के लिए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिड्यूस करने के लिए हमें कोएर्सिव फोर्स एक्स्ट्रा देनी पड़ती है अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो दोबारा से उसी पोजीशन पे आ जाए। तो उसको हमें कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए, हमें हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील को यूज करना है। तो अगर हम स्टेटर की बात करें, तो हिस्टैरिसीस लॉसेस की अगर हम बात करें स्टेटर में, तो क्या होता है? कोर पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जितनी हम इनपुट दे रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई में कितनी फ्रीक्वेंसी आती है? सबको पता है 50 हर्ट्ज आती है। कितनी आती है? 50 हर्ट्ज। बट स्टेटर पे क्या होता है? क्योंकि स्लिप का इफेक्ट होता है, जब मोटर रोटेट करना शुरू कर देती है तो स्लिप आपको पता ही है 3% ऑफ द फ्रीक्वेंसी देगा। 3% मतलब SF। SF का मतलब है S इंटू F। तो 3% इसका कितना होगा? दैट इज, अगर ये 50 है, 50 का 3% कितना होगा? 1.5 ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए नॉर्मल रनिंग कंडीशन में इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बहुत स्मॉल होता है इसका लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। तो इसीलिए सिर्फ हिस्टैरिसीस लॉस स्टेटर के अंदर हम कंसिडर करते हैं। उसके अलावा और कौन से कांस्टेंट लॉसेस होते हैं? मैकेनिकल लॉसेस। ओके, मैकेनिकल लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ बेरिंग्स। बेरिंग्स किसके बीच में लगे होते हैं? आपको पता है, शाफ्ट के बीच में, शाफ्ट और रोटर के बीच में होता है बेरिंग्स। वो बेरिंग्स के कारण कुछ मैकेनिकल लॉस आते हैं जब रोटेट करती है आपका रोटर। नाउ कुछ ब्रश फ्रिक्शन लॉस भी होते हैं, वो किसमें आते हैं? अकर इन वाउंड इंडक्शन मोटर। तो इन लॉसेस की बात मैं करूं, लॉसेस मैकेनिकल एंड ब्रश लॉसेस, दीज लॉसेस आर जीरो एट स्टार्ट
स्टार्टिंग में देखिए जब रोटेशन ही नहीं होगी, ना बेरिंग घूमेगा ना शाफ्ट घूमेगा, जब जैसे हम मोटर को ऑन करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे तो कोई लॉस नहीं होगा ये, तब स्टार्टिंग में तो ये जीरो होंगे। बट जैसे ही आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, आपकी मोटर रोटेट करना शुरू करेगी, जब आपकी मोटर रोटेट कर रही है तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो उसकी मैकेनिकल और ब्रश के जो लॉसेज हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। बट कुछ समय बाद स्पीड ऑफ द मोटर कांस्टेंट हो जाती है। तो जब कांस्टेंट हो जाती है स्पीड उसकी कुछ समय के बाद, तो दीज लॉसेस आर रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए इसको कांस्टेंट लॉसेस की कैटेगरी में रखा गया है। जब मैं बात करने जा रहा हूं वेरिएबल लॉसेस की, तो मैं जब वेरिएबल लॉसेस की बात कर रहा हूं तो वेरिएबल लॉसेस में हमारे पास कॉपर लॉसेस का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि वेरी करते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। बट उसके लिए मुझे इसको पावर कर्व को समझना पड़ेगा। तो मैं मान लीजिए इनपुट मैंने मोटर को दे दिया पी इन पावर मैंने मोटर को दी, तो जो कॉपर लॉस है, जो वेरिएबल लॉस है, वो स्टेटर में भी होते हैं और रोटर में भी होते हैं, दोनों में कॉपर लॉस होता है। तो स्टेटर का जो कॉपर लॉस है एंड आयरन लॉस, मैं पावर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं कि कैसे आपकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाएगा। ध्यान रखिए, मुझे पता लग चुका है कि वेरिएबल लॉसेस क्या होते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे पावर ट्रायंगल समझना है कि कैसे कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो पावर की मैं जब बात करूंगा, एफिशिएंसी पे ध्यान देइए। अब तो मैंने मान लीजिए पी इनपुट पावर दी स्टेटर को, वहां पे कुछ लॉसेज हुए, कॉपर लॉसेज एंड आयरन लॉसेज, तो मैंने उन लॉसेज को पी इन में से माइनस किया। तो पी इन में से जब मैंने उन लॉसेज को माइनस किया तो क्या बचा मेरे पास, P2। तो P2 इज इक्वल टू, यहां भी देख सकते हैं आप, पी इन माइनस स्टेटर लॉसेज, पी इन माइनस स्टेटर लॉसेज। ओके, P2 हमारा क्या आएगा, पी इन माइनस स्टेटर लॉसेज। फिर ये जो P2 है ये रोटर को इनपुट चला गया एक तरह से, ठीक है, स्टेटर लॉस होने के बाद। तो ये गया हमारे पास, रोटर के जो कॉपर लॉस थे वो हुए, प्लस मैकेनिकल पावर डेवलप। मैकेनिकल पावर क्यों डेवलप होती है, क्योंकि उसको रोटेट कराना है रोटर को, पर उसमें कुछ रोटर लॉस होंगे। रोटर में जो कॉपर लॉस हो रहा है, रोटर का कॉपर लॉस मान लीजिए अब 3 फेज है, तो एक में हो रहा है I2 स्क्वायर R2, तो 3 फेज है तो कितना होगा 3 I2 स्क्वायर R2। तो उसको मैं पीसी से डिनोट कर देता हूं कॉपर लॉस को। तो भाई P2 में से मैंने पीसी माइनस किया, P2 में से मैंने क्या माइनस किया, पीसी, वो पीएम के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, वो पीएम के। नाउ दिस इज मैकेनिकल पावर डेवलप। अब जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है वो कुछ हमारे वाइंडेज और फ्रिक्शन लॉसेज होंगे जब वो रोटेट कर रही होगी। तो एक्चुअल आउटपुट कितनी आ रही है पावर की, आप ये कह सकते हैं मोटर की एक्चुअल पावर आउटपुट कितनी आ रही है, वो P2 माइनस जो PC है दैट इज पीएम में से अगर हम ये मैकेनिकल फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस अगर हम माइनस करते हैं पीएम में से, तो वो हमारे पास पी आउट आएगी, एक्चुअल रोटर की जो आउटपुट आएगी, एक्चुअल आउटपुट। ओके, तो हम एफिशिएंसी की अगर बात करें, एफिशिएंसी ऑफ द रोटर दैट इज, रोटर की एफिशिएंसी कैसे होगी, रोटर की आउटपुट कितनी आई है अगर आप ध्यान से देखें, दैट इज रोटर आउटपुट ओवर रोटर इनपुट। रोटर की आउटपुट कितनी आई थी पीएम, रोटर की इनपुट कितनी थी, इनपुट कितनी दी थी आपने रोटर को P2, तो पीएम ओवर P2। पर अगर मैं मोटर की एफिशिएंसी की बात करूं तो मोटर की एफिशिएंसी में कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इधर, एफिशिएंसी ऑफ द मोटर दैट इज पी आउट, टोटल जो पी आउट आई है मेरे पास एक्चुअल में, ओके, माइन डिवाइडेड बाय पी इन, जितनी मैंने इनपुट दी थी। तो इससे आप देख सकते हैं एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज पी आउट ओवर पी इन। Thank you so much. This is all about today's lecture. That is, again I am repeating, losses in 3-phase induction motor. With that, I have also explained you about the efficiency of the 3-phase induction motor, how we will calculate using the power triangle. Okay, thank you so much. Stay home, stay safe.